हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय और पैरामेडिकल की। अब केजीएमयू हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गया, तो इसके थ्रू काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। इसकी सब वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल पे जाएंगे मिल जाएगी। और कैसे वीडियो रिवाइज करनी है आप लोग को मैंने कितनी बार बोल दिया हूँ। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे चैनल के थ्रू तो बाद में मत कहिएगा कि आपका नंबर नहीं आया। ये देखिए मैंने कितनी बार यार अच्छे से बता दिया कि इसकी वीडियो भी मैंने बना दिया। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद मैं उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ये देखिए ये वीडियो आप देखिएगा। वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाने के बाद मैंने ये वीडियो देखिए बनाया था। ये 15 मिनट की वीडियो है, ये ज़रूर देखिएगा। इसमें ये देखिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी परीक्षा की कैसे करें तैयारी, प्ले लिस्ट वाइज वीडियो कैसे रिवाइज करना है मेरे चैनल पे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कैसे प्रिपरेशन करें, तो प्रिपरेशन ऐसे कर सकते हैं। और जितनी भी अगर सीपी नेट की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जितनी नर्सिंग पैरामेडिकल हो गया, केबीएमयू हो गया, जीएसबीएम कानपुर, इसमें सब ऐड हैं। तो पूरी जानकारी प्रोवाइड की गई है। बस वीडियो देखते रहिए, तभी आपको सब जानकारी प्रोवाइड की गई हैं, तभी जानकारी सब मिल पाएंगी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स के भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन थोड़ा समय कम है इस समय। मुझे काफ़ी असाइनमेंट लिखना है और क्लासेस भी चल रही हैं। मेरे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं इंटरनल, तब भी मैं समय निकाल के करा रहा हूँ। थोड़ा समय मिल जा, कैसे कैसे मैं निकाल रहा हूँ मुझे ही पता है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री के। ये देखिए, इसलिए आपको तो मैं बताया हूँ कि पुरानी वीडियो जो मेरे चैनल पे हैं वो सभी वीडियो आप लोग को रिवाइज ज़रूर करके जानी है। अगर वो वीडियो रिवाइज करके जाएंगे ना तो 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आई होप आप लोग कर भी रहे होंगे। अगर आप कोई भी पुरानी वीडियो देखिए तो उस पर ज़रूर कमेंट किया करिए, तभी तो मुझे आइडिया लगेगा। ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ए सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपियोनिक एसिड एल्डेड कंपाउंड डी। अब ये देखिए प्रोपियोनिक अम्ल के अभिक्रिया समूह में यौगिक डी होता है। अब ये आपको डी बताना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक आपका क्या दे रिएक्टेंट दे देगा, एक प्रोडक्ट पूछेगा और बीच में 3-4 रिएजेंट लगाएगा। तो ये देख लीजिए आपको दिया गया है प्रोपियोनिक एसिड दिया गया है, SOCl यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे OH ग्रुप हट जाएगा, Cl ग्रुप लग जाएगा। फिर आप NH3 के साथ जब लगाया गया तो Cl ग्रुप हटेगा, NH2 ग्रुप लग जाएगा। फिर KOHBr2 जब लगाया जाएगा तो यहाँ पे CO ग्रुप आपका हट जाएगा, ओनली NH2 ग्रुप बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका 47 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कार्बोलिक एसिड। ये भी तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। कार्बोलिक एसिड का एक दूसरा नाम है फिनाल का, जो फिनाल नहीं होता PHENOL, फिनाल का दूसरा नाम ही कार्बोलिक एसिड होता है। ये देखिए फिनाल का स्ट्रक्चर, ये फार्मूला बनाया गया है। ये बेंजीन बनाया गया है C6H6, ये बेंजीन हो गया। बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हैं तो ये फिनाल हो जाता है। अब इसी का नाम जो होता है ये फिनाल है, इसी का नाम होता है कार्बोलिक एसिड। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए रिएक्शन ऑफ एथिल फॉर्मेट। अब आपको रिएक्शन कराना है एथिल फॉर्मेट के साथ विथ एक्सेस ऑफ CH3 MgBr फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। जब कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आपका यह आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनता है। अब ये देखिए आपको कराया भी गया है, रिएक्शन भी कराई गई है, बट आपको अच्छे से देखना बस है कि कैसे कराया गया। ये मैं फिर से एक बार करा दे रहा हूँ रिएक्शन। HCOOC2H5 ये एथिल फार्मेट हो गया। ये C2H5 एथिल है, ये फार्मेट है। तो एथिल फार्मेट का रिएक्शन कराया गया है किसके साथ? CH3 MgBr के साथ कराया गया है। अब MgBr के साथ जब एक्सेस में कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा CH3 क्या मिलेगा? CH3CHOH मिलेगा। यहीं पे OH मिलेगा। OH इसके बाद आपको CH3 लगा देंगे, CH3। तो ये चीज़ हो जाएगा। अभी जल्दी मैं पेन टैब लेने वाला हूँ ना, तो पेन टैब हो जाएगा तो लिखने में आसानी हो जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें मैं परचेज कर रहा हूँ धीरे धीरे,
तो इम्प्रूव करूँगा काफ़ी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए 49 तो क्वेश्चन नंबर हो गया, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा निम्न में से आर्थो पैरा निर्देशक समूह कौन सा है। तो आर्थो पैरा निर्देशक समूह मतलब कहने का मतलब है ना एक्टिवेट, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। जैसे ये देखिए ये बेंजीन रिंग मैंने बनाया है, ये बेंजीन रिंग का कौन सा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। अब इसके पैरा के जस्ट सामने ये भी पैरा है, और मेटा के जस्ट ये भी मेटा है, और ये आर्थो के जस्ट ये भी क्या है, ये भी आर्थो है। तो ये पोजीशन है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C2H2 Hg2H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया है, फिर ऑक्सीडेशन कराया गया है। तो C2H2 जब कराएंगे तो क्या होगा, पहले CH3 एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ से एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ ए जो होगा आपका ए क्या होगा, ए जो होगा क्या होगा CH3CHO होगा। अब एल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड ही बनेगा, एसिड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगर एल्कोहल को आप क्या करते हैं, एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इनसिग्निफिकेंट फॉर एडजॉर्शन। एडजॉर्शन के केस में क्या नहीं है, इसमें अधिशोषण के संदर्भ में कौन सा अनावश्यक है, मतलब एडजॉर्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा सही नहीं है। तो टेम्परेचर, पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एडजॉर्शन होता क्या है। मान लीजिए एडजॉर्शन एक सरफेस फिनोमेना है, जैसे मान लीजिए पानी है, इसमें कोई डाई डाल दिए, रंग डाल दिए। अब इसमें आप कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जैसे पाइप इसमें डुबो रहे हैं तो सरफेस पे एडजार हो रहा है ना। अगर इसमें जो चाक होता है, चाक जिससे लिखते हैं बोर्ड पे, अगर उसको डिप करेंगे तो एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है। एक एब्जॉर्प्शन होता है, एक एडजॉर्शन होता है। तो ये एडजॉर्प्शन जो होता है ना सरफेस फिनोमेना होता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें एडजॉर्प्शन जो होता है ना, ये चीज़ें मैंने बताया है भी है कि एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन जो होता है ये डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तो इसमें डेल्टा जी जो होता है ये भी निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव हो जाता है, और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है क्योंकि बॉन्ड फार्मेशन होता है, और डेल्टा एस जो होता है ये एंट्रोपी जो होती है, रेंडमनेस डिक्रीज हो जाती है ना, तो ये भी निगेटिव होते हैं। सब ये तीनों निगेटिव होते हैं, और इसमें एंट्रोपी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये आपको मिलान करना है कि हीलियम क्या होता है, कैसे हीलियम क्या होता है, एमआरआई में यूज़ किया जाता है, तो इसमें 3 से मिलाएंगे। आर्गन कहाँ यूज़ किए जाते हैं, आर्गन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर, तो ये मिलाएंगे आप बी को इससे। नियान किस में यूज़ किया जाता है, नियान जो होता है ये एडवर्टाइजिंग पर्पज़ में जो एडवर्टाइज किया जाता है उसमें ये हो जाएगा, और जीनान ये, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सॉलिड स्टेट से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सॉलिड स्टेट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से आपको इसको बताते हैं। काफ़ी बार मैंने ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार कराए हैं यार। जब आप वीडियो रिवाइज करेंगे ना सब चीज़ मिलेंगे, काफ़ी चैप्टर केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर कवर हो जाएंगे अगर पूरे वीडियो देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बचेगा, सब चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP स्ट्रक्चर एंड BCC, तो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, BCS बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर। तो इसमें आप फ्री स्पेस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये देख लीजिए क्यूबिक क्लोज संरचना या फिर बॉडी सेंटर संरचना में खाली जगह का प्रतिशत होगा। तो इस खाली जगह का प्रतिशत आपको बताना है भाई। तो मैंने बताया था कि पैकिंग फ्रैक्शन, अगर खाली स्पेस, कभी कभी फ्री स्पेस पूछता है, कभी कभी परसेंटेज ऑफ वाइट्स पूछ लेता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाइट्स है, तो ये सब पूछता है। कभी कभी वैकेंट स्पेस पूछ लेता है, VACENT वैकेंट स्पेस कितना है, तो ये लैंग्वेज अलग अलग पूछता है। यहाँ फ्री स्पेस पूछ रहा है, तो मैं एक आपको बता देता हूँ कि वैकेंट स्पेस अगर निकालना है, फ्री स्पेस निकालना है, VACENT
वैकेंट स्पेस अगर निकालना है तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंट स्पेस इक्वल टू 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन जितना 100 में से घटा देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन जितने का, मान लीजिए फ्री स्पेस का पैकिंग फ्रैक्शन क्यूबिक का, पहले आप ये चीज़ यस सी पैकिंग फ्रैक्शन लिख लीजिए, यस सिंपल क्यूबिक सेंटर, यस सी लिख लीजिए। फिर उसके बॉडी सेंटर क्यूबिक एक होता है, ये लिख लीजिए। और एफ सी फेस सेंटर क्यूबिक होता है, फेस सेंटर क्यूबिक या फिर CCP, ये दोनों एक ही होते हैं। अब इसका SCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये 52 होता है, 52% होता है। और अगर BCC की बात करेंगे तो 68% होता है। और अगर CCP या फिर FCC की बात करेंगे तो कितना होता है, ये इसका कितना हो जाएगा, इसका 52 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और इसके नीचे का 74 हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको किसका निकालना था, CCP का इसमें निकालना है, तो CCP का 74 है, तो 100 में से जब 74 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई साहब, 26 ही बचेगा। और अगर हमको निकालना है BCC का निकालना है, BCC का 68 घटा देंगे अगर 100 में से, तो आपका 32 बचेगा। तो ऐसे आप निकाल लेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे, और ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन कहाँ से है, सॉलिड स्टेट से है, इसी चैप्टर से। तो इसमें बताना है इफ़ ए इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब। जो क्यूब है ना, ये देखिए क्यूब मैंने बना भी दिया है। क्यूब कैसे बनता है, ऐसे क्यूब बनता है ना, ऐसे क्यूब बनता है, एकदम आसान होता है क्यूब बनाने में, काफ़ी मतलब बनता नहीं है काफ़ी लोगों का। ये देखिए क्यूब बन गया ना। ये क्या होता है, यहाँ जो सेंटर पे होता है बॉडी सेंटर एटम होता है, यहाँ पे इसमें देखिए कितने कोने हैं आपको, ऐसे ये सब हैं, ये सब कोने। तो ये चीज़ होता है, एकदम आराम से बन सकता है। तो ये आपका क्यूब बना है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी सेंटर। ये देखिए बॉडी सेंटर से जो एटम वन कार्नर, ये एक कार्नर का एटम इन द क्यूब विल बी। घन क्यूब के भुजा साइड की लंबाई a है। बॉडी सेंटर परमाणु और एक कोने के परमाणु के बीच की दूरी बताना है। तो दूरी आपको बताना है, तो क्या बताना है, डिस्टेंस। आप ये देख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंटर फ्रॉम वन कार्नर एटम से डायरेक्ट याद कर सकते हैं, a√3/2 होता है। ये देख लीजिए लिखे हैं √3a/2। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। बॉडी सेंटर से एक जो कॉर्नर होता है उसके दूरी जो होती है a√3a/2 होता है। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछता है कि वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम कितना होता है, a होता है। अगर पूछता है कि बॉडी डायगोनल कितना होता है क्यूब का, तो a√3 होता है। तीनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये देख लीजिए फेस डायगोनल a√2, डिस्टेंस ऑफ FC फेस सेंटर फ्रॉम कॉर्नर a√2/2 या फिर a/√2। ये सब मान लिख लीजिए, पूछ भी सकता है और पूछा भी गया है सब क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये देख लीजिए, ये भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया है। ये रेडियस से रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। इफ़ ये स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूब सिस्टम्स, सिंपल क्यूबिक, SCC या फिर BCC या फिर FCC, देन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स इन द सिस्टम विल रिस्पेक्टिवली। क्यूबिक निकाय के किनारों की लंबाई a है। सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर क्यूब और फेस सेंटर क्यूब में गोले का त्रिज्या का अनुपात क्रमशः होगा। तो आपको रेशियो बताना है कि आपका क्या SCC, BCC और FCC जो होते हैं क्यूबिक होते हैं, उनका रेडियस का अनुपात क्या होगा। तो SCC का क्या होता है, यहीं पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, a/2 होता है, a/2। और अगर BCC की बात करेंगे तो BCC का √3a/4 होता है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और अगर पूछता है कि FCC का रेडियस कितना होता है, तो a/2√2 होता है, a/2√2। तो इसमें ऑप्शन नंबर, ये देखिए आपका
फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। और एकदम सिंपल क्वेश्चन था, रटना पड़ेगा ये क्वेश्चन रटा रटा है, इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स आर ऑक्युपाइड, निम्नलिखित किस जालक में एकांतर टेट्राहेड्रल वाइट भरा जाता है। तो ये भी सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें जो आपके इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उसके टाइप जो होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ZnS क्या होता है, ये जिंक ब्लेंड इसी को बोलते हैं, जिसमें जिंक ब्लेंड में जो होता है ना, ZnS में अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल साइड प्रेजेंट होती है और CCP अरेंजमेंट होता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स ऑक्युपाइड की जाती हैं किसमें, ZnS में। जिंक ब्लेंड इसी को आप लिख सकते हैं, ZnS को एक नाम से और जानते हैं ZnIC, जिंक BLENDE। काफ़ी बार पूछा जाता है डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन कि जिंक ब्लेंड कौन सा है इसमें, तो ZnS को आप टिक करेंगे, जिसमें अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इन स्ट्रीफिकेशन OH आयंस फॉर मेकिंग वाटर कम्स फ्राम, स्ट्रीकरण में वाटर बनाने में OH आयन आता है, तो OH आयन कहाँ से आता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 82 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन रैंडम, ज़्यादा नंबर वाइज सीरियल वाइज नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ लिए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो स्ट्रीफिकेशन में ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ये एसिड टू फ्राम वाटर से, तो एसिड से आपका स्ट्रीफिकेशन में OH आयंस फॉर मेकिंग वाटर कम्स फ्राम, स्ट्रीफिकेशन में वाटर बनाने में OH कहाँ से आता है, तो एसिड से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो 83 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 83 में 4 कार्बन एसिड बनते हैं, प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब ट्रीट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा आपका बताना है, फर्स्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप 4 कार्बन वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो टोटल 4 कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड बाय द रिएक्शन ऑफ, एसिटिल क्लोराइड से अपक्रिया करके एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, तो ये क्या यहाँ से प्राप्त होगा, ये CH3COONA, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जब CH3COONA रिएक्ट करता है एसिटिल क्लोराइड से तो फॉर्म होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सल्फोनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस मेनली, बेंजोइक एसिड के सल्फोनेशन से मुख्यतः उत्पन्न क्या होगा, तो 85 का बताइए। सल्फोनिक ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड होगा, क्योंकि सल्फोनेशन बेंजोइक में मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग सल्फोनिक ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड एग्जिस्ट डाइमर इन बेंजीन सॉल्यूशन, दिस इज ड्यू टू, बेंजीन में एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है, किसके कारण, तो 87 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट एसिटिक एसिड फॉर्म करता है डाइमर बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज, एस्टर के क्षारीय जलीयकरण को जाना जाता है किस नाम से, तो 88 का फर्स्ट ऑप्शन। ये जो ना एल्काइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब किया जाता है उसी को सल्फोनिफिकेशन कहते हैं। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एस्टर, जब एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराया जाता है उसी क्रिया को तो सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड, एसिडिटी के ऑर्डर आपको बताना है, तो -I इफेक्ट आप देखेंगे और क्वेश्चन बताएंगे कौन सा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैंने बताया था काफ़ी बार क्वेश्चन कराया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब वो बढ़ेगा तब वो भी बढ़ेगा। ये माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली माइनस आई कितना अधिक, माइनस आई इफेक्ट जितना माइनस आई अधिक होगा उसका स्टिक स्ट्रेंथ उतना अधिक होगा। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे फ्लोरीन लगा है, इसका सबसे अधिक माइनस आई होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। FCH2 एफ का माइनस आई इफेक्ट सबसे अधिक, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का। तो बाद में तो एसिटिक एसिड लिखा ही है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, लास्ट क्वेश्चन, दी वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। तो माइनस आई इफेक्ट देखना सबसे कम किस में लग रहा है, तो वही क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप CH3COH वीकेस्ट एसिड होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगा है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी, इसमें 3 क्लोरीन, इसमें सबसे ज़्यादा माइनस आई, फिर इसमें, लेकिन इसमें कुछ ग्रुप लगा ही नहीं है, तो वीक एसिड यही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और चलिए आगे हम लोग बायोलॉजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों हैं, लेकिन हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरा कहना यही है बार बार कि वीडियो को रिवाइज करते रहें। जो रिवाइज कर रहे हैं वो नोट्स बना रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट तो 100% पॉजिटिव ही निकलेगा, सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए बायोलॉजी के आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, और ये सभी क्वेश्चन रैंडम सेलेक्ट किए गए हैं, सीरियल वाइज नहीं है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको करने हैं। तो एक तरफ ही हिंदी मिल जाएगी, एक तरफ इंग्लिश मिल जाएगी। तो अच्छे से देखिए, ऐसे एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा UP UMS CP NET SEFA इटावा में, ऑनलाइन होंगे। एक तरफ इंग्लिश रहेगा और एक तरफ आपके इंग्लिश रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन ये देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज फिजिकली लोकेटेड इन। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, जब आप फोटोफॉस्फोरिलेशन जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर में देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का टूटना, ये देख लीजिए। जल का विघटन भौतिकीय रूप से कहाँ पे होता है, तो जब वाटर स्प्लिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और प्लस 2 प्रोटॉन मिलते हैं और प्लस ऑक्सीजन, यही तो ऑक्सीजन ही तो मेन है और इलेक्ट्रॉन मेन है, और प्रोटॉन ये देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन मिलते हैं जब वाटर ब्रेकडाउन होता है। वाटर जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट पे फोटोसिंथेसिस ये सब क्रिया चलती है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइट मेम्ब्रेन में चलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और फोटो सिस्टम सेकेंड जो होता है इसी से जुड़ा होता है, इनसाइड ल्यूमेन थैलेक्वाइड जो होती है वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एक होता है, साइक्लिक फोटो PHOTO फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, जिसमें क्या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं होता, नॉन फोटो फास्फोरिलेशन में होता है, क्योंकि वहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों होते हैं। ये देखिए जैसे क्वेश्चन आ भी गया, साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन में क्या चीज़ केवल यहाँ पे ओनली ATP फार्मेशन होता है। ये देखिए केवल क्या होगा, ATP फार्मेशन होता है। क्यों, ये भी पूछता है कि क्यों ATP साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्यों केवल ATP फार्मेशन होता है, क्योंकि ड्यू टू किसकी अब्सेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंस होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता है, तो लैक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड लैक की वजह से यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH ये सब नहीं बनते, ओनली ATP बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार हो चुका है कि ग्लूकोज के 1 मोल गठन के लिए कितने केल्विन चक्र की आवश्यकता होती है, तो 6 चक्कर की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि द रिएक्शन दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 इज कैटालाइज्ड बाई। वह अभिक्रिया जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक रूप से स्थिरीकरण को कौन उत्प्रेरित करता है, तो CO2 का जो प्राइमरी फिक्सेशन CO2 का होता है वो RUBP कार्बोक्सिलेज एंड
फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यही दोनों जिम्मेदार होते हैं कैटालाइज बाई। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लिमिटिंग फैक्टर इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ नियरेस्ट फैक्टर, जो सीमित कारक के मूल्य से संबंधित है तो मिनिमम वाली वैल्यू जो होती है वो लिमिटिंग फैक्टर शो करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल, ये देख लीजिए, ये इनर पूछ रहा है, डीप से पूछ रहा है, अंदर से, इनर से आउटर पूछ रहा है। सुपरफिशियल मीन्स आउटर होता है, तो इनर से आउटर, दैट आर द ट्यूनिक्स ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल सतह के अंदर से बाहर देखने पर इंट्रापेरिनियल हिस्सा की अंगरखा क्या है। तो आपको ये देखिए, माई एस में मैंने ऐसे याद किया था, यम वाई ये एक हो गया, यस यम यस, ये क्या हो गया, ये इनर टू आउटर है। इनर टू आउटर ये एकदम अंदर वाली लेयर है। म्यूकोसा, ये देख लीजिए, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस और सिरोसा। तो ये सिरोसा जो होती है आउटर लेयर होती है, और ये म्यूकोसा जो होती है ये इनर लेयर होती है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पे डीप इनर से आउटर पूछ रहा है तो सबसे अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा, अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द डाइजेशन ऑफ बटर बिगिंस विथ। अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बटर का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है। तो ये भी आपको पता होगा कि बटर में फैट होता है, जो मक्खन होता है इसमें फैट होता है, FAT फैट होगा। अब जब ये क्या होता है, फैट होता है बटर में, और फैट का डाइजेशन जो होता है गैस्ट्रिक जूस करती है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फैट का डाइजेशन जो होता है वो कौन करता है। तो फैट का डाइजेशन लाइपेज ही करती है ना, तो लाइपेज गैस्ट्रिक जूस में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर इन मैन वुड लीड टू, जो गॉल ब्लेडर होता है मानव से पित्ताशय, जो पित्ताशय होता है गॉल ब्लेडर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। अगर गॉल ब्लेडर में मान लीजिए स्टोन हो गई, पथरी हो गई, अगर 6 mm के ऊपर अगर पथरी हो जाती है ना, 6-8 mm 9 mm, तो गॉल ब्लेडर को रिमूव भी करना पड़ता है सर्जरी के द्वारा। लेजर सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी है, 3-4 कट करते हैं, आराम से हो जाता है। तो इसमें जब गॉल ब्लेडर रिमूव कर देते हैं तो गॉल ब्लेडर करता क्या है, गॉल ब्लेडर जो होता है बाइल को स्टोर करता है, और बाइल ये होता है जो ये हेल्प करता है किसमें, बाइल जो होता है वो हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में, क्योंकि फैट का एमल्सिफिकेशन कराता है ना, सरफेस एरिया बढ़ा के एब्जॉर्ब करा देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या करेगा, अगर गॉल ब्लेडर को रिमूव कर दिया जाएगा तो इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट का डाइजेशन में, ये देखिए, वसा के पाचन में हानि होने लगेगी, इम्पेयरमेंट होने लगेगा। तभी तो गॉल ब्लेडर जिसका रिमूव किया जाता है उसको फैटी चीज़ें खाने को मना कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिल्क टीथ आर आल्सो कॉल्ड, मिल्क टीथ को क्या बोलते हैं, जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में मिल्क टीथ होते हैं, CHILD, चाइल्ड में मिल्क टीथ होते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ, मतलब कुछ समय के लिए, या डिसीडियस टीथ कहते हैं। तो बोथ और एडल्ट टीथ तो बोलेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कह रहा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो ये मिल्क टीथ होता है ना, इसी को तो बोलते हैं, मिल्क टीथ को बोलते हैं लैक्टियल टीथ भी बोलते हैं, LACTEAL लैक्टियल टीथ बोलते हैं, या फिर एक नाम और इसी को बोलते हैं रिप्लेसेबल भी टीथ बोलते हैं, REPLACEABLE रिप्लेसेबल टीथ बोलते हैं, या फिर डिसीडियस टीथ बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ बोलते हैं। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, डायरेक्ट चाइल्ड का फार्मूला पूछ लिया गया था कि टीथ चाइल्ड में फार्मूला क्या होता। तो 2102 ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 2102 अपान 2102 ये होता है। और इसमें ICPEM होता है, ये जो होता है ये दो
2 ऊपर 2 नीचे, ये इंसीजर होता है, ये कैनाइन होता है, और बच्चों में प्री मोलर जो होता है ये एब्सेंट होता है, और ये जो मोलर होता है ये होती है। तो 2102 होता है। और अगर एडल्ट में टीथ का फार्मूला पूछेंगे तो 2123 आपको पता भी होगा कि 2123 टोटल मिला के 32 हो जाते हैं। आप काउंट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये 4 हो गया, ये 4 2 6 यहाँ पे ये देखिए 2 2 4 है ना, 4 4 8 8 2 10 10 6 16 ऊपर 16 नीचे, तो टोटल 32 हो जाते हैं। और अगर यहीं पे पूछेंगे कि डिसिड्यूअस टीथ चाइल्ड में कितनी होती है जो रिप्लेसेबल होती है, और 20 टीथ होती है, क्योंकि 2102 जब काउंट करेंगे ना तो ये 20 टीथ आएगा जो कि रिप्लेसेबल होती है। दूसरी तभी तो कहते हैं मिल्क के दांत अभी टूटे नहीं हैं, वो मिल्क के दांत टूट जाते हैं दोबारा फिर आते हैं। और मोनोफाइडान टीथ जो पूरे जीवन में एक ही बार टीथ आती है वो 12 होती है, तो मोनोफाइडांट टीथ उसको बोलते हैं। 12 टीथ मोनोफाइडांट होती है, उसमें 12 में 8 जो दांत होती है वो प्री मोलर होती है, और जो 4 होती है वो मोलर होती है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन स्टेज जी नॉट मेटाबॉलिज्म रिमेन्स इन, क्वेश्चन अवस्था में उपापचय रहता है, तो कि आप सेल साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें जी नॉट फेज होगा। ये सस्पेंडेड स्टेट इसमें नहीं होती है, ये एक्टिव स्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर सेल साइकिल से क्वेश्चन है कि डिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन कब होता है, डिजोल्यूशन होता है, विलुप्त होने लगता है। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आप पढ़े होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये देख लीजिए, इसमें डिप्लोटीन में डिजोल्यूशन होने लगता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईवैलेंट कंसिस्ट ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, सेल साइकिल का क्वेश्चन है, और ये समझिए कि खूब पूछा जाता है कि बाईवैलेंट क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड और कितने सेंट्रोमियर होते हैं। तो बाईवैलेंट में 4 क्रोमैटिड होते हैं और 2 सेंट्रोमियर होते हैं। जैसे ये बाईवैलेंट क्रोमोसोम क्या होती है, यही होती है। इसमें देखिए 2 सेंट्रोमियर आपको मिलेंगे, 1 सेंट्रोमियर ये हो गया, 1 सेंट्रोमियर ये हो गया, और 4 क्रोमैटिड आपको मिलेंगे। ये देखिए कितने क्रोमैटिड मिलते हैं, 1 क्रोमैटिड ये हो गया, 1 क्रोमैटिड, 1 क्रोमैटिड, 1 4 क्रोमैटिड मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्सिस अकर्स बिटवीन। अब ये देखिए, सिनेप्सिस जो होती है सूत्र युग्मन के बीच होता है। तो सिनेप्सिस जो होती है इसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच सिनेप्सिस होती है। सिनेप्सिस क्रोमोसोम्स जो होते हैं होमोलोगस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये हेल्प करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो ये चीज़ काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपको ये मिलान करने हैं, और एकदम सिंपल क्वेश्चन भी हैं, मिला ले जाएंगे। तो जैसे देखिए मिलान करिए और बताइए कि कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन वही है पूरा एकदम एग्जैक्ट पता रहेगा तभी सॉल्व हो पाएंगे। तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है पूरा कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए G1 फेज को क्या बोलते हैं, गैप फर्स्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट को आप मिलाएंगे 5th से। और डिप्लोटीन में क्या होता है, चियास्माटा होता है, चियास्माटा, तो डिप्लोटीन को सेकंड से मिला देंगे। और सिंस ये देख लीजिए सिंकाइटियम दिया गया है। सिंकाइटियम का मतलब जिसमें न्यूक्लियस 1 से अधिक होंगे। तो न्यूक्लियस 1 से अधिक किस में होते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनेट में होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस में होगा, क्रॉसिंग ओवर से आप मिलाएंगे रिकाम्बिनेज एंजाइम, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो होता है क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। हाँ, एंजाइमेटिक प्रोसेस ही होती है। रिकाम्बिनेज एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर को होने में, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होते हैं ना जेनेटिक मटेरियल। तो वही चीज़, जैसे डीएनए लाइगेज कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए लाइगेज हो गया, एंडोन्यूक्लियस, यही सब एंजाइम। और G0 फेज को क्या बोलते हैं, G0 फेज को क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। जब ये पूरा मैच करेंगे ना तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो जाएगा, फर्स्ट का 5 से, और बी का सेकंड से, सी का फर्स्ट से, डी का थर्ड से, और ई का 4th से। तो एग्जैक्ट आप मैच करा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, दी 2 मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल आर। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर पोटेंशियल आपको बताना रहता है कि क्या हो जाएगा।
तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। टू मेन कंपोनेंट द डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल, दो मुख्य अवयव जो जल सामर्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल का ये फार्मूला ही होता है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू होता है सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है। तो ये आप इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल। एंड नहीं, थर्ड ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। 1 to 5 का 125 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए, सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्रेशर यहाँ टर्गर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन तो ये भी पूछा गया था कि वाटर प्योर वाटर का, प्योर PURE प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है। तो मैक्सिमम ये 0 होता है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम किसका होता है। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू होती है, तो वाटर का 0 होता है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे अधिक होता है जो कि 0 होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इज रूट अकर्स वाया। अब ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी गलत होने के चांस भी रहते हैं। तो ये देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन रूट अकर्स वाया के मूल में अधिकांशतः जल जो होते हैं परिवाह किस रूप में होता है। तो आपको पता होगा कि रूट में जो होता है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू वाटर मूव करता है। तो उसी के थ्रू आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, क्योंकि सिम्प्लास्ट में और एपोप्लास्ट में किसमें मैक्सिमम वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पैसिव एग्जॉर्शन और एक्टिव एग्जॉर्शन होता है, तो फास्ट वाटर मूवमेंट जो होता है वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम वाटर का जो गमन होता है वो एपोप्लास्ट के थ्रू होता है, जिसमें जाइलम टू जाइलम ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, व्हिच % ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। अब ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार तो क्वेश्चन 97% स्टूडेंट लगा देते हैं। प्लाज्मा में घुली अवस्था में ऑक्सीजन का कौन सा प्रतिशत सम्मान होता है। 100% मान लीजिए ऑक्सीजन को ह्यूमन के ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो क्या होता है ना 97%, इसमें 100% में 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में जो RBC होती है ना, रेड ब्लड सेल्स होती है, जो ये ट्रांसपोर्ट करती है, साथ में ले जाती है 97%। और जो 3% आपका बचता है ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें घुली रहती है। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए, प्लाज्मा में घुली अवस्था में ऑक्सीजन का कौन सा प्रतिशत संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो 3% ऑक्सीजन जो होता है ये डिजॉल्व होती है तो थ्रू द प्लाज्मा में। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। व्हिच वॉल्यूम हैज़ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, किस वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड अधिकतम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 ml होती है, 500 ml होती है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 1100 ml होती है। और आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 2500 से लेके 3000 तक होती है। तो 2500 से लेके 3000 तक ये होती है क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर रेसिडुअल वॉल्यूम की डायरेक्ट बात करेंगे तो 1200 ml होती है। ये सब ml में वैल्यू होती है। तो सबसे अधिक तो यही है ना, 2500 3000 के बीच की है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, जो हम लोग एक सांस लेते हैं, खींचते हैं अंदर, वही इंस्पायरेटरी होती है, इंस्पायर करते हैं। ये देखिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ये नॉर्मल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। भाई ये एकदम लैंग्वेज दिया गया है, डायरेक्ट ये आप लैंग्वेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन को टिक करेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन, समान इंस्पायरेशन, जब समान इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, खींचते हैं, मतलब एकदम फोर्सफुली नहीं, एकदम आराम से लेते हैं। समान इंस्पायरेशन के बाद वायु कुल वॉल्यूम जो एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है, मतलब बाहर निकाल सकता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना वॉल्यूम होता है लंग्स में, तो हम एक बार इंस्पायर किए नॉर्मल, और जितनी टोटल वॉल्यूम एक्सपायर करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये
एकदम डिफिनीशन ही है। 141 का ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इसी को बोलते हैं। अब ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे बोलता ना कि ये कभी कभी तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कब बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर, अगर यहाँ पे इंस्पायर होता ना तब हो जाता, लेकिन एक्सपायर है। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जो वॉल्यूम निकालते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, फोटोकेमिकल स्मॉग पॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, प्रकाश रासायनिक धुंध प्रदूषण में नहीं पाया जाता। क्या नहीं होता फोटोकेमिकल स्मॉग में, क्या नहीं होता, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है। फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है पैन होता है, ये देख लीजिए, पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट होता है, फिर नाइट्रोजन, आप लिख लीजिए फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैन पहले हो गया, पैन तो दिया भी गया है, पैन हो गया, नाइट्रेट भी दिया गया है, नाइट्रेट डाइऑक्साइड भी दिया गया है, ये भी सही है, और ओजोन भी दिया गया है, ये भी सही है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया गया है, और एक नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, नाइट्रेट भी होता है। नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है यार। एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, अब बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। इन सिटू कंजर्वेशन होता क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन मान लीजिए जंगलों में रहते हैं, जो नेचुरल प्लेस पे रहते हैं, नेचुरल प्लेस पे जो रहते हैं, नेचुरल हैबिटाट जो में रहते हैं, नेचुरल हैबिटाट में मान लीजिए शेर, इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं। जो लायन होता है ना, ये नेचुरल हैबिटाट में रहता है लायन, तो मान लीजिए विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल सेटिंग में रखा जाता है बना के, तो उसी को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेचुरल नहीं होता है, वो नेचुरल की तरह बनाया जाता है, सब चीज़ नेचुरली उसको प्रोटेक्ट, जैसे मान लीजिए क्या चीज़, जूलॉजिकल पार्क आप देखे होंगे, जूलॉजिकल पार्क में ज़्यादातर लगेगा सभी नेचुरल चीज़ें सेटिंग की जाती हैं। तो एग्जाम्पल आप इन सिटू कंजर्वेशन में क्या नेशनल पार्क नहीं आता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क देता तो इन सिटू कंजर्वेशन हो जाता। चलिए लिख देते हैं ZBW, काफ़ी बार एक क्वेश्चन कराया, लगभग 100 बार डिस्कस किए होंगे। तो ZBW जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, और यहीं पे लिख लीजिए सीड बैंक, इतना आप लिख लीजिए, ये सभी आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक, ये इतने आते हैं इन सिटू कंजर्वेशन में। यहाँ पे सिर्फ सीड बैंक दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया गया है, जो कि इन सिटू कंजर्वेशन है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लगाइए और कंसेप्ट को अपने आप डेवलप करिए, जो कि क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 145 का अर्थवार्म जो होता है मिट्टी खाता है, इसलिए डेट्रीबोरस होते हैं। अपर दहारी होते हैं। और सक्सेशन क्या होती है, जो सक्सेशन होता है, ये सक्सेशन से आप मिलाएंगे पायनियर स्पीसीज को मिलाएंगे, जो पत्थरों चट्टानों पे होती है, पायनियर स्पीसीज। और इकोसिस्टम सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, पॉलिनेशन, तो आप सी को मिलाएंगे फोर्थ से। और पॉपुलेशन ग्रोथ किससे मिलाएंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ तभी होगी जब नेटिलिटी, जब जन्म होगा, मोर्टिलिटी नहीं, नेटिलिटी मीन्स बर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जब अच्छे से मैच कराएंगे। तो इतने क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक बार चैनल पे ज़रूर विजिट कर लें, और वहाँ पे जितनी भी पुरानी वीडियो मैंने बताया है कि कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है, एक वीडियो मैंने बनाया था, और उस वीडियो को ज़रूर देखें, और प्ले लिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज 100% करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आपका 100% हो जाएगा। और चैनल का नेम क्या है, यही यूट्यूब पर सर्च कर लें, सीट IN नीट चैनल, यूट्यूब का नेम है, ये चैनल पर सर्च करें और प्ले लिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज करें। और जो वीडियो आपको देखनी है, मैंने बताया था कि कौन कितनी वीडियो रिवाइज करनी है, उसकी प्लेलिस्ट, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू।